आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में मनु भंडारी रचित मजबूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम लेखिका का परिचय देखेंगे। दूसरे बिंदु में हम लोग कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा बिंदु होगा कहानी का सारांश। चौथा कहानी का उद्देश्य और पांचवा एवं अंतिम बिंदु होगा कहानी की जो मुख्य पात्र हैं अम्मा, उनकी चारित्रिक विशेषता। आइए लेखिका से परिचित होते हैं। 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की और अध्यापन का कार्य किया। बाद में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी बनी। उनके प्रमुख कहानी संग्रहों में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ है। आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। आधुनिक कथा लेखन के क्षेत्र में मन्नू भंडारी का नाम एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में लिया जाता है। छठे दशक के पूर्वार्ध में उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी सन 1954 में मोहन सिंह सेंगर के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नया समाज में छपी थी। लेकिन एक कहानीकार के रूप में उनकी विधिवत पहचान भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में सन 1956 में हुई थी। नई कहानी आंदोलन से मन्नू भंडारी का गहरा जुड़ाव रहा है। वे अपने रचना संसार की सीमाओं को हमेशा तोड़ती रही हैं और उसे बृहत्तर आयाम देती रही हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियां भले ही स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित दायरे में बंधी रही हो, लेकिन आगे चलकर गहरी संवेदनशीलता के कारण उनकी कहानियों का आयाम बहुत विस्तृत हो गया। उनमें परिवेश के विविध अनुभवों का खुलापन व्यक्त हुआ है। मन्नू भंडारी का नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द को गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाफौज 1979 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कहानी मजबूरियों की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रत्येक चरित्र किसी न किसी कारण से मजबूर है। इस कहानी में चरित्रों की मजबूरियों ने सामाजिक व पारिवारिक समस्याओं के संघर्ष का एक विकृत स्वरूप हमारे समक्ष रखा है। कहानी के प्रारंभ में ही रामेश्वर का 3 साल बाद मां से मिलने आना और अम्मा का यह कथन रामेश्वर की मजबूरी को प्रकट करता है। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं ही जानती हूं कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन
कैसे बीतते हैं, पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी है। इसी प्रकार रमा का दूसरा बच्चा होने को है। उस समय रमा की मजबूरी है कि वह बेटू को संभाल न सकेगी, इसलिए वह मजबूरी में बेटू को मां के पास छोड़ने का निर्णय लेती है। बेटू की शिक्षा भी मां के रूप में चिंता का विषय है। उसके बार बार कहने पर भी जब अम्मा बेटू का प्रवेश नर्सरी स्कूल में नहीं कराती है तो रमा बेटू को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाती है। इस प्रकार रमा के चरित्र में भी कई मजबूरियां दिखाई देने लगती हैं। प्रस्तुत कहानी में अम्मा की व्यवस्था प्रमुख है। कहानी की अधिकांश घटनाएं अम्मा की व्यवस्था पर आधारित है। अम्मा की मजबूरी ही कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कहानी में बेटू का आगमन और बेटू के जाने तक की बात कथानक को एक प्रवाह देती है। इन मजबूरियों के बीच अम्मा का अकेलापन, बेटू से उनका प्रेम, उनकी भी मजबूरी है। इस प्रकार से जब कहानी के कथानक व उसकी विषय वस्तु को देखते हैं तो यह पता चलता है कि यह कहानी मजबूरियों की दास्तान है, जिसमें सभी विवश है और परिस्थितियों के अधीन है। यहाँ एक चरित्र की मजबूरी दूसरे चरित्र की मजबूरी से जुड़ी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहानी का शीर्षक कहानी की मूल संवेदना को प्रकट करता है, जो शीर्षक के औचित्य को सिद्ध करता है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु कहानी का सारांश उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में ही बूढ़ी अम्मा लोरी गाते हुए लाल मिट्टी से कमरा लीप रही है। सर्दी का समय है। जब बर्तन मलने के लिए नर्मदा आती है तो अम्मा से अब पूछती है कि आपको गठिया है, फिर भी इतनी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। अम्मा कहती है कि मेरा बेटू आ रहा है। तब नर्मदा समझ जाती है कि अम्मा के बेटे रामेश्वर आ रहे हैं। अम्मा कहती है कि देखो कैसे छुट्टी मिलते ही वह दौड़ा चला आ रहा है। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी मेरी गोद में जरूर सोएगा, पर इस बार मैं मना कर दूंगी कि अब तू नहीं, गोद में बेटू सोएगा। यह कहकर हंसती है और नर्मदा से यह कहती है कि मैंने खड़िया भिगो दी है, जरा बाहर जाकर इसे लगा दो। इतना कहकर वे फिर से गाना गाने में मगन हो जाती हैं। गाना गाते समय अम्मा कहती है कि मैं इसके आगे का गाना भूल गई। जब रामेश्वर छोटा था तभी ये सब याद थी, और रामेश्वर के बाद कोई छोटा बच्चा घर में नहीं था, जिसके कारण मैं सब भूल गई। रामेश्वर को बिना लोरी सुने नींद ही न आती थी। फिर वह बेटू के बारे में कहती है कि जब बहू बेटू को लेकर आई थी तब वह 2 महीने का था। मैं जब पास जाकर खड़ी हो जाती तो मुझे ही देखा करता था। सूरत रामेश्वर के जैसे ही है। अम्मा का काम समाप्त हो जाता है और अम्मा जब उठने का प्रयास करती हैं तो उनके मुंह से आ निकल जाती है। तब वह नर्मदा को बुलाकर उसकी सहायता से उठते हैं और नर्मदा हाथ पैर धुलाकर उन्हें खटिया पर लिटा देती है। नर्मदा के कहने पर कि सबके घर बेटे बहू आते हैं, अम्मा कहती है कि मेरा बेटा 3 बरस के बाद आ रहा है। वह नर्मदा से कहती है कि मेरे रामेश्वर को कुछ मत कहना, नौकरी के कारण नहीं आ पाता। यह तो मुझे ही पता है कि मेरे बिना उसके दिन कैसे बीतते हैं। यह कहते हुए अम्मा की आंखें डबडबा जाती हैं। नर्मदा उनके यहाँ बरसों से काम करती है। हमेशा बेटे की बात पर खरी खोटी सुना दिया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जाते समय अम्मा ने कहा कि ग्वाले को कल जल्दी दूध देने के लिए कह देना,
और यह भी कहना कि अब दूध ज्यादा लगेगा। इतना ही नहीं, कल से तुम भी काम करने के बाद यहीं रहना तथा लेन देन की चिंता मत करना। इसके बाद अम्मा कुछ न कर सकी और लोरी गाते हुए सो गई। वह भोर होने से पहले उठ गई। मन के उत्साह में उनकी सारी तकलीफें खो गई। बेटे और पोते से मिलने की उमंग में ठंड भी जाती रही। दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, चाय की तैयारी करनी है, यही सब सोचने लगी और ठिठुरते हुए अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। तरकारी भी काट डाली। तभी एक तांगा आकर रुकता है। अम्मा दौड़ कर जाती है और रामेश्वर की गोद से बच्चे को ले लेती हैं। रामेश्वर को भी अपनी बाहों के घेरे में ले लेती हैं। बच्चा रोने लगता है तो अम्मा यह कहते हुए बच्चे को उसकी माँ के पास दे देती हैं कि अभी मुझे नहीं पहचानता इसलिए रो रहा है। चाय पानी के बाद रामेश्वर नहाने चला जाता है। तब अम्मा बहू से बात करती है। बहू से कहती है कि तुमने खबर ही नहीं दी कि तुम्हें बच्चा होने वाला है। तब बहू कहती है कि अम्मा, जब तक मैं यहाँ हूँ आप बेटू को अपने ही पास रखिए, क्योंकि एक को संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मा को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह बहू को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि इस सुने घर में भी एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। रामेश्वर के जाने के बाद तो यह घर मसान जैसा लगता है। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी कि तुमने मेरा रामेश्वर वापस दे दिया। तुम अपनी बात से मुड़ना मत। तभी रामेश्वर आता है तथा अम्मा यह बात रामेश्वर को बताती है। तभी वैद्यराज भी आ गए। अम्मा ने उनसे भी कहा कि बहू दो को नहीं संभाल सकेगी, इसलिए बेटू यहीं पर रहेगा। अब इस खुशी में उनको उठने बैठने में जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। दोपहर को नर्मदा से और घर में जो कोई भी आता उसे यही खबर सुना रही थी। वह इतना प्रचार इसलिए कर रही थी कि बहू का मन बदल भी जाए तो शर्म के मारे वह अपना इरादा बदल न पाए। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में उत्साह आ गया था। वह बेटू को लादे फिरती हैं और कहती हैं कि यह तो फूल जैसा हल्का है। निश्चित समय पर शीशी में दूध भरना, शीशी साफ करना आदि सभी काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने औषधालय से घड़ी मंगवा ली जिससे समय समय पर बेटू को दूध पिलाया जा सके। वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती थी। कभी कभी जब दूध भरते समय उनके हाथ से दूध गिर जाता तो वे बहू से कहती, जल्दी ही सीख लूंगी। 20 दिन बाद जब बहू अपनी माँ के घर जाती है तब बेटू उसके साथ जाने की जिद नहीं करता। बेटू को दादी के असीम दुलार में रहना अच्छा लगा। महीना बीतने पर पता चला कि बहू को दूसरा लड़का हुआ। यह सुनकर उन्हें यह संतोष हुआ कि अब बेटू सिर्फ मेरा है। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए बहुत सारे कपड़े बनवाए जिसे अम्मा सारे मोहल्ले को दिखाती। कहती फिरती, रामेश्वर का बस चले तो सारा घर मुझ पर ही लुटा दे। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी। जाते समय रामेश्वर से कहा कि साल में एक बार तो आया करो, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ को। इसके आगे वे कुछ और न कर सके। वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रहीं जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने के लिए। रमा यह देखती है कि बेटू तो बहुत जिद्दी हो गया है, बिना अम्मा की लोरी सुने उसे नींद न आती।
गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता। ये सारी बातें रमा को अच्छी नहीं लगी। अंत में उसने अम्मा से यह कहा कि अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है। दादी ने हंसते हुए जवाब दिया कि रामेश्वर भी ऐसा ही था, समय आने पर सब छूट जाएगा। बहू खून का घूंट पीकर रह गई, पर पप्पू के छोटा होने के कारण बेटू को न ले जा सकी। मुंबई पहुंचते ही बहू ने अम्मा को खरी भाषा में पत्र लिखा और बेटू को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कहा। अम्मा ने कहा कि इतना छोटा बच्चा कैसे स्कूल जाएगा। बहू तो बौरा गई है। 2 साल बाद रमा रामेश्वर अपने छोटे बेटे पप्पू के साथ आते हैं। पप्पू तो अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं बोल लेता था, लेकिन बेटू तो 2 साल बाद भी वैसा ही था, सिर्फ उम्र में वह बड़ा हो गया था। रमा अब यह कहने लगी कि किसी भी हाल में बेटू को ले जाना होगा, नहीं तो यहाँ उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। ये बातें हुई कि वह अम्मा के बिना कैसे रहेगा। अम्मा को भी तो दुख होगा, लेकिन रमा अम्मा के सुख के लिए अपने बेटे की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती थी। अब रमा बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। जब अम्मा ने यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वह मेरे बिना पल भर भी तो नहीं रहता। अम्मा कहती है कि बहू, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, पर इसे मत ले जा। रमा ने कहा कि यदि आप सचमुच इसे प्यार करती हैं तो इसे जाने दे। अंत में रमा काफी बहस के बाद बेटू को ले जाने के लिए कहती है। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों के साथ रमा अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। अम्मा सबसे यही कहती है कि बच्चा नहीं संभाला जाता था, इसलिए माँ के साथ भेज दिया। 3 दिन बाद औषधालय का नौकर आकर यह खबर देता है कि बेटू को बुखार हो गया है, तो अम्मा जाकर उसे लाने के लिए तैयार होती है और तीसरे दिन ही बेटू को ले आती है। इस प्रकार 1 साल फिर निकल गया। रमा ने बेटू का वही रवैया देखा, तब उसने सीधा बेटू को मुंबई ले जाने का विचार बनाया और अम्मा के लाख मना करने पर भी बहू बेटू को लेकर चल दी। अम्मा ने सारी जमा पूंजी खर्च कर सिब्बू को फिर से साथ कर दिया। अब जब कोई भी अम्मा के पास आता तो वह उससे यही कहती कि बेटू किसी तरह रमा के साथ रह जाए तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सिब्बू लौट कर आता है और अम्मा को यह बताता है कि बहूजी ने बेटू को हिला लिया है। बहूजी ने मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे उसकी दोस्ती हो गई है। सिब्बू कहे जा रहा था कि अम्मा, अब तुम्हारी चिंता दूर हुई, अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ। अंत में अम्मा कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली। 1.25 रुपये देकर प्रसाद मंगाया और घर भर आती आंखों को पोंछते हुए यह कहती रही कि बेटू मुझे भूल ही गया। इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। कहानीकार मनु भंडारी जी की कहानी मजबूरी की जब उद्देश्य के आधार पर हम समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में पीढ़ियों का जो अंतराल है वह इतना बढ़ गया है कि वे एक दूसरे को समझ तक नहीं पाते हैं। इस कहानी में बच्चे के अध्ययन की समस्या को लेकर रमा परेशान होती है, जिससे अंत में उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि बेटू को अपने साथ ले जाने में ही उसकी भलाई है। रमा के दोनों बच्चों को
संभालने की समस्या है। अम्मा का बेटू के प्रति दुलार और अंत में अम्मा की मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाता। ये सारी समस्याएं समाज की मूलभूत समस्याएं हैं। यहाँ अम्मा और रमा के माध्यम से इन सभी समस्याओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही मनु भंडारी का प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होता है। कहानी में अलग अलग स्तरों और चरण में चरित्रों की मजबूरियां पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। रामेश्वर का नौकरी के कारण मां से न मिल पाना उसकी मजबूरी है। उसी प्रकार रमा भी दो बच्चों को संभाल पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है, इसलिए उसका बेटू को अम्मा के पास छोड़ना मजबूरी है। इस प्रकार कहानी का प्रत्येक पात्र किसी न किसी विवशता या मजबूरी का शिकार है। इस कहानी के माध्यम से विवशता की इस पारिवारिक गाथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही कहानीकार का परम उद्देश्य लगता है। इस कहानी में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र मिलता है। कहानी ने अम्मा तथा रमा के रूप में नारी जीवन का एक चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में मजबूरी एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज तथा समाज के व्यवहार पर आघात करती है। समाज की इन समस्याओं को दिखाना लोकमंगल का कार्य है, जो समाज के हिस्से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा समाज को यह संदेश जाता है कि हमें अपनी संवेदनाओं तथा सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए। इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य सिर्फ आनंद प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक हित के लिए जागरूकता का संदेश देना भी है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु कहानी की मुख्य पात्र अम्मा की चारित्रिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। मजबूरी कहानी में अम्मा का चरित्र ही मुख्य चरित्र है। अम्मा के चरित्र में स्वाभाविकता है जो उनके चरित्र को विशेष बनाती है। अम्मा के चित्र में जहाँ एक ओर अनेक विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक दुर्बलताएं भी हैं। अम्मा के चरित्र ने कहानीकार की उद्देश्य पूर्ति में सर्वाधिक योगदान दिया है। प्रथम, पुत्र प्रेमी। अम्मा का यह स्वाभाविक गुण है कि वह अपने बेटे से सर्वाधिक प्रेम करती है। मजबूरी कहानी में भी अम्मा अपने बेटे रामेश्वर से बहुत प्रेम करती है, जबकि वह अपनी मां से उतना प्रेम नहीं करता है। आज जब वह घर आ रहा है तो अम्मा अपने दुख और तकलीफ को भूलकर उसके आने की व्यवस्था में लगी हुई है। जब वह आंगन लिपने के बाद गठिया के दर्द के कारण उठ नहीं पाती तो नर्मदा के यह कहने पर नवाई की बात नहीं है कि तुम्हारा बेटा आ रहा है, तब अम्मा उसे इस प्रकार जवाब देती है। देखिए, तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लिपूं। अम्मा की सक्रियता ये देखिए। अम्मा जिसकी उम्र काफी हो गई है, जोड़ों के दर्द से कराती रहती हैं, पर फिर भी पुत्र के आने की तैयारी के दौरान उन्होंने अधिक से अधिक काम कर डाले, जैसे गर्म पानी, चाय, दूध आदि की व्यवस्था करना। लेखक इस संदर्भ में कहता है कि उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले थे। अम्मा बुद्धिमान भी है। अम्मा का चरित्र बुद्धिमानी से भरा है। अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, जैसे बहू के
कहते ही कि वह बेटों को छोड़कर जाना चाहती है, वह खुश हो जाती है। साथ ही उनके मन में यह भी है कि बहू कहीं बाद में अपना इरादा न बदल दे, इसलिए वह इस बात का अधिक से अधिक प्रचार कर देना चाहती है। लेखिका के अनुसार देखिए, अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे ही वह अपना इरादा बदल ना पाए। अम्मा भावुक हैं, अम्मा बहुत ही भावुक हैं। जब रमा उनसे बेटू को ले जाने की बात करती है तो वह अनेक तर्क देती है कि वह उसे गवार न रहने देंगी। इतना ही नहीं, उन तर्कों को देते समय वे रो पड़ती हैं। जो उनकी भावुकता का छोटा सा उदाहरण ये देखें, तो चिंता मत कर बहू, इसे ले जाने की बात मत कर, और वे फपक कर रो पड़ती हैं। इस प्रकार अम्मा के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। संवेदनशीलता, वात्सल्य जैसे अनेक गुण जो कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति में अपना योगदान देते हैं। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में मनु भंडारी द्वारा रचित मजबूरी कहानी को समझने का प्रयास किया। समझने के क्रम में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर ख्याल किया। पहला, लेखिका का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, शीर्षक के औचित्य को समझने का प्रयास किया। तीसरा, पूरी कहानी का सारांश देखा। चौथा, कहानी के उद्देश्य को देखा। और पांचवा अंतिम बिंदु, कहानी की मुख्य पात्र अम्मा के चारित्रिक विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। मैं आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर रचना का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ एवं पाठ से कुछ पंक्तियां हैं जिन पर प्रश्न पूछा गया है और उसका जवाब इस वीडियो में है एवं पुस्तक की सहायता से आप उसे करने का प्रयास करेंगे ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो सके। बस आज इतना ही।